प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में भव्य और दिव्य स्वामी नारायण संस्था BAPS मंदिर का किया उद्घाटन। पीएम ने कहा कि ये मंदिर पूरी दुनिया के लिए सांप्रदायिक सौहार्द और वैश्विक एकता का बनेगा प्रतीक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ से कई योजनाओं के शुभारंभ के साथ ही पोर्टल भी किए लॉन्च। बोले 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर बना रहे हैं ठेकेदार। मांगों को लेकर किसान संगठनों से चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों की चल रही बैठक। प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल में CBSE की परीक्षाएं शुरू, अभिभावक और विद्यार्थी चिंतित। और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आज करनाल में सांसद संजय भाटिया ने 203 वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण किए वितरित। कहा, बुजुर्गों के कारण ही हुई सभ्य समाज की स्थापना। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की राजधानी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी ने किया। पश्चिमी एशिया में आकार के हिसाब से बने सबसे बड़े मंदिर को करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मंदिर में उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा में हिस्सा भी लिया। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृत काल का समय है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। अयोध्या के हमारे उस परम आनंद को आज अबू धाबी में मिली खुशी की लहर ने और बढ़ा दिया। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है। मंदिर का निर्माण BAPS द्वारा करवाया गया है। प्रधानमंत्री ने ही इसकी आधारशिला साल 2018 में रखी थी और साल 2024 में लोकार्पण भी उन्होंने ही किया। ये मंदिर भारत और UAE के बीच संबंधों की एक अद्वितीय मिसाल है। प्रधानमंत्री ने अक्षर पुरुषोत्तम प्रतिमा की मंगलाचरण के बाद आरती पूजन किया। ये आरती BAPS के 1500 मंदिरों में एक साथ की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मंदिर मां सरस्वती यानी सौहार्द संपन्नता का प्रतीक बनेगा और विवेक की मानवीय प्रज्ञा और चेतना की देवी। ये मानवीय प्रज्ञा ही है जिसने हमें सहयोग, सामंजस्य, समन्वय और सौहार्द जैसे आदर्शों को जीवन में उतारने की समझ दी है। मुझे आशा है कि मंदिर भी मानवता के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वसंत का स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में वन मित्र योजना के शुभारंभ व पोर्टल बिल लॉन्च के साथ ही हरियाणा नगर शहरी निर्मित सुधार योजना का पोर्टल भी लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत कार्यों में लेबर के रेट बढ़ाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 408 युवाओं को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्ति पत्र भी सौंपे। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए CM ने बताया कि सरकार 10,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर ठेकेदार बनाने जा रही है। ट्रेनिंग के बाद ये युवा 25 लाख रुपए तक के टेंडर विभाग से ले सकेंगे। 60,000 ऐसे लोगों को हम अतिरिक्त काम में लगाएंगे, जिसमें उनका व्यक्तिगत काम भी हो सकता है, उनकी कोई ठेकेदारी में कोई इस प्रकार की योजना बनने वो बन सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत
एक विषय शुरू किया गया जो हमारी आवश्यकता भी है कि विकास के कार्यों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे काम होते हैं, उन छोटे कामों में हमने उस पर पोर्टल के ऊपर जो टेंडरिंग ये शुरू की थी, तो ठेकेदार उसमें कम आ रहे हैं, ये हमारे ध्यान में आया। तो ठेकेदारों की ट्रेनिंग ये हमने शुरू कराई है और 10,000 युवाओं को 3 महीने की ये ट्रेनिंग, उसमें भी सीईटी का एग्जाम उसने दिया हो, क्योंकि सभी लोग सीईटी में तो सिलेक्ट नहीं होंगे। जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि वो अगर ट्रेनिंग लेना चाहें तो ले सकते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई इंजीनियरिंग का या तो डिप्लोमा नहीं तो डिग्री ये होनी चाहिए। इस दौरान सीएम ने बताया कि हरियाणा के किसान भाइयों के खातों में आज हमने खरीफ सीजन 2023 की खराब हुई फसल के अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 18 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। इस वर्ष में अब तक क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 130 करोड़ रुपए किसानों को भेजे जा चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वन मित्र योजना के तहत पेड़ लगाने के लिए 1 लाख से कम आय वाले युवाओं को गड्ढा खोदने के 20 रुपये व पेड़ लगाने के 30 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही हर महीने प्रति पेड़ 10 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। खराब फसलें खरीफ सीजन 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इस समय आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की है, और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। पेड़ को लगाते समय उसको जिस समय लगाने से पहले जब खड्डा खोदेगा और खड्डे का एक जीपीएस के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी, तो जितने खड्डे खुदाई करेंगे 20 रुपया उस खड्डे की खुदाई का मिलेगा। इसके बाद जिस दिन वो पेड़ लगा देगा, नर्सरी से उनको पेड़ मिलेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि 2.5-3 फुट से बड़ा पेड़ उनको मिले, ताकि वो बाद में लगने के बाद 3-4 वर्ष में बड़ा स्वरूप कर लेगा। छोटी नर्सरी उनको नहीं देंगे, तो 3-3.5 फीट का, 2-2.5 फीट का, 3 फीट का पेड़, यानी बड़ा पेड़ उनको मिलेगा। और जिस दिन वो पेड़ लगाएगा 30 रुपया उस दिन उसको मिलेगा। आंदोलन कर रहे किसानों के साथ आज केंद्र सरकार की ओर से एक और दौर की वार्ता चल रही है, और केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार बार बार और लगातार कह रही है कि किसान बातचीत के जरिए हल निकालें। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान आंदोलन को लेकर सभी पक्षों के ध्यान में रखते की बात कही है और कहा कि ये ध्यान रखना होगा कि किसान आंदोलन से लोगों की रोज़मर्रा की दिनचर्या प्रभावित ना हो। इस बीच किसानों को हरियाणा में प्रवेश करने से रोकने के लिए हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आंदोलन के जवाब में अर्धसैनिक बल की 64 कंपनियां और राज्य पुलिस की 50 कंपनियां तैनात की गई हैं। आंदोलन की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं आंदोलन का सबसे ज़्यादा खमियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। किसान आंदोलन में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्रैफिक जाम और कारोबार प्रभावित होने से लोगों का बुरा हाल है। जो भी अपनी बातों को रचनात्मक, सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे, और हम समाधान ढूंढे। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ, यह सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे, और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। सारे किसान संगठनों से बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे, और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
सुनवाई से निकले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि न्यायालय में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। प्रदेश में प्रदर्शन के निर्धारित स्थानों के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, बातचीत से इस मसले का समाधान निकालना चाहती है। किसान यूनियन को भी सुना गया, वे भी बातचीत के लिए तैयार हैं। इस बीच मामले को यूएन में लेकर जाने की बात सोचना ठीक नहीं है। इस संबंध में अदालत में पत्र पेश किया गया। देश की अदालत और संसद मसले के समाधान के लिए मौजूद है। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से हमने उनको बताया कि हमारे केंद्र के 3 मंत्री आज शाम को चंडीगढ़ आ रहे हैं और कल राजपुरा में किसान प्रतिनिधियों से बातचीत हुई थी, कुछ ऑफिसर्स भेजे गए थे और उस बातचीत के बाद आज सभी पक्ष बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के पास जाने का अधिकार है, लेकिन अगर आप विदेशों में इसको लेकर जाओगे तो वो देश के हित में नहीं है। इस पर कोर्ट ने उनसे कहा कि भी ये उचित नहीं है और वकील साहब ने कहा कि भी मैं इस पर रिग्रेट करता हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ और मैं अपनी जो चिट्ठी लिखी है यूएनओ को उसको मैं वापस ले रहा हूँ। पंजाब हरियाणा की तरफ से जो बॉर्डर पर संख्या है किसानों की, वाहनों की, जो कदम लिए जा रहे हैं उसके संबंध में जानकारी दी गई। हरियाणा का यह भी बताया गया कि कहां कहां पर विरोध के लिए स्थान निश्चित किए गए हैं। अब मंगलवार को इस संबंध में जो भी यथास्थिति है उसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी जाएगी। इससे पहले कल अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकारों को अपनी नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्यों को नोटिस जारी किया जिसमें पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया था। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। इस साल भारत और विदेश के 26 देशों से 39 लाख से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के 877 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,000 से अधिक छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए। दिल्ली में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी कि वे अपने घरों से जल्दी निकलें ताकि समय पर परीक्षा केंद्रों पर पहुंच जाएं। बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मेट्रो सेवाओं का उपयोग की सलाह भी दी। बोर्ड के 2024 की परीक्षाओं के दौरान लोगों को गलत खबरों और अफवाहों के प्रति सचेत करते हुए अनुरोध किया कि परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए ऐसी किसी गतिविधियों में भाग ना लें और संचार के किसी भी माध्यम से अफवाह ना फैलाएं। किसान आंदोलन का जनजीवन पर पूरा असर पड़ रहा है। आंदोलन का सबसे ज़्यादा खमियाजा आम आदमी, मजदूर और कारोबारी भुगत रहे हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। विशेष तौर पर दाता सिंह बॉर्डर के आसपास के स्कूल वैन पर रोक लगने के कारण विद्यालय में छुट्टियां कर दी गई हैं। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं दिलाने में अभिभावकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि जो बच्चा सुबह 8 बजे तैयार होता था उसे 6 बजे तैयार करना पड़ रहा है और बाइक या अन्य साधनों से परीक्षा केंद्र तक मुश्किल से पहुंचा जा रहा है। कई बार तो उसमें भी देरी हो रही है। इंटरनेट बंद होने से बच्चे तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। अभिभावकों ने सरकार से अपील की कि आंदोलन का जल्द हल निकाले ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो इससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, अगर स्कूल में आए तो बाइक से आएंगे या उनको जल्दी उठना पड़ेगा या अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। जो उनकी मेंटलिटी है वो तो कुछ अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो तैयारी हो बच्चों की और वो सही तरीके से आए, अपने वे से आए। आने जाने के लिए जैसे बस सुविधा थी वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो बच्चे आ जा नहीं पा रहे, अप डाउन कैसे करेंगे। तो बच्चे की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि पूरी साल अगर बच्चे ने पढ़ाई करी है और यह फाइनल एग्ज़ाम है, इसी के अंदर अगर बच्चे अपना अच्छा नहीं दे पाएंगे तो मतलब सब बेकार है, पूरी साल की मेहनत बेकार है। और घर पे नेट की सुविधा भी नहीं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। उधर स्कूल मुखियाओं का कहना है कि परीक्षा के समय आंदोलन से बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूट डाइवर्ट होने से बच्चे देरी से आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा की चिंता भी बनी रहती है। हम इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं कि आगे क्या होगा,
और बच्चे जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन चैनल्स वगैरह देखते हैं, तो उनको भी इंटरनेट की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी है, अनसर्टेनिटी उनको परेशान कर रही है पेरेंट्स को कि कब तक ऐसा रहेगा, कितना इसका इम्पैक्ट होगा, तो उसमें काफ़ी दिक्कत है। हमारा तो लगभग 80% बच्चे इम्पैक्टेड हैं उसमें, क्योंकि हमारे जो उझाना से भी जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी रूट जो है बहुत ही डाइवर्ट होकर उनको आना पड़ता है, कोई गाड़ी वहाँ पर आ नहीं रही है, और उधर से दाता सिंह वाला से, धनौरी से, बर्टा से, पिपलथा से, तो काफ़ी सारे विलेजेस हम यहाँ पे, रिवर है यहाँ पर, ये सारे गांव जो हम कवर करते हैं, तो हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे उसमें इम्पैक्टेड हैं। किसान आंदोलन को लेकर अब छात्र, अभिभावक और अध्यापक भी चिंतित होने लगे हैं, क्योंकि सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी तैयारी की है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्हें अब ये चिंता सताने लगी है कि कहीं परीक्षाएं रद्द न हो जाएं। परीक्षाओं में उन्हें सुरक्षा और समय पर पहुंचने का भय सताता रहेगा। छात्राओं ने किसानों से अपील की है कि उनके बच्चे भी परीक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे में आंदोलन को ख़त्म करें ताकि हमारा भय कम हो और शांति से परीक्षा दे पाएं। बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों ने भी किसानों से अपील की कि वे अपने आंदोलन को ख़त्म करें और बातचीत के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। वहीं स्कूल संचालकों व अध्यापकों का कहना है कि परीक्षाओं को देखते हुए किसानों को अपना आंदोलन ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे सीबीएसई का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हमें टेंशन रहती है कि हमारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन ना हो जाएं, क्योंकि ये जगह जगह पर चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि किसान आंदोलन हम स्टूडेंट्स की तरफ तो देखें कि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो ये किसान आंदोलन बंद करें। बहुत अच्छी तैयारी है, पूरा यकीन है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। किसान आंदोलन के चलते मेरे को ये चिंता है कि कभी हमारी पढ़ाई ना रुक जाए, पेपर पोस्टपोन ना हो जाए। बोर्ड की तैयारी हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी चिंता खाती है कि कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, हमारे पेपर रद्द हो जाएं। इसलिए मैं एक किसान की बेटी होने के नाते मैं किसान भाइयों से विनती करती हूँ कि आंदोलन को ख़त्म करें। अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं इस समस्या को लेकर चिंतित हूँ, क्योंकि हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है। मुझे यही निवेदन है किसानों से, ताकि वो इसे रद्द कर दें और हमारी तरफ भी ध्यान दे सके, ताकि हम बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से अच्छे कर सकें। यस सर, बार बार वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके मतलब की बातें सुन कर। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सूचना के आधार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों के फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही कोर्ट ने बैंक को इलेक्ट्रल बॉन्ड बेचना बंद करने के लिए कहा। कोर्ट ने एसबीआई को अप्रैल 2019 में अब तक बेचे गए इलेक्ट्रल बॉन्ड हैं उनका ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा। कोर्ट ने माना कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम वोटर के जानने का अधिकार का हनन करती है। बेंच ने माना कि ये स्कीम वोटरों की आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन करती है। एसबीआई चुनावी बॉन्ड पाने वाले राजनीतिक दलों का सभी विवरण 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप देगा। 13 मार्च से ईसीआई इसे आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित भी करेगा। ग्रुप सी में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के लिए हाल ही में चयनित युवाओं से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों और युवाओं को वसंत पंचमी की बधाई देते हुए कहा कि आप उस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना व प्रौद्योगिकी को सहज ही अपना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। उन्होंने कहा कि जब बिना खर्ची पर्ची के भर्ती की लिस्ट निकलती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आज प्रदेश के युवाओं का योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का सपना साकार हो रहा है। गरीब का बच्चा भी अब HCS बन रहा है। संकल्प को, वो अपने बुरे संकल्प का जो काम है उसको हमारे अंदर डाल दें। बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हम इस सावधानी से आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज में एक अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और इस प्रदेश को एक शिखर तक पहुंचाने के लिए हम अपना पूरे का पूरा जो ताकत है वो लगा देंगे। और जो जैसा कहा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत
जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। पहले सरकारी नौकरियों की लिस्ट के साथ अखबारों में खबर छपती थी कि किस किस नेता के रिश्तेदार लगे हैं। खबरें आज भी छपती हैं, लेकिन उसमें लिखा होता है कि फलां मजदूर की बेटी लगी, फलां किसान का बेटा लगा। सभी कहते हैं कि हम बिना किसी खर्ची पर्ची के लगे हैं। हमने मिशन मेरिट शुरू करके नौकरियों में पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया, जो अन्य राज्यों में भी चर्चा का केंद्र बना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारा इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है, जिनमें से 10,000 से अधिक ग्रुप सी की ये भर्ती है, जिसमें आप सफल हुए हैं। इसके अलावा 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी 18,000 युवाओं को अनुबंध आधार पर नौकरी दी है। यही नहीं, हमने युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनकी बदौलत प्रदेश में लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार का स्वरोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने अंत में इन नव चयनित युवाओं को पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सरकारी काम करने का आह्वान किया। अंदर भी जिनका नाम पेंडिंग था उनको भी नियुक्ति पत्र मिला है और आगे भी अब इस कड़ी के अंदर लगभग 60,000 लोगों की भर्तियों की हमने बात की थी। 20,000 के आसपास तो पिछले दिनों में मिल गई। 40,000 लोग और हैं जो इन 2-3 महीनों में ही जिनके रिजल्ट आएंगे, सबको नौकरियां मिलेंगी, चाहे वो ग्रुप सी की हो, चाहे वो ग्रुप डी की हो। तो आप लोगों ने मेहनत करके नौकरी प्राप्त की, उस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंका जिसके लिए यहाँ के लोग चिंतित होते थे। अब ये सब काम करने के बाद आखिर तो मन में जरूर विचार आता होगा कि जब पहले नौकरियां मिलती थी, माता पिता से पैसे लेकर के हम देते थे, खर्च करते थे, एक प्रकार का वो हमारे ऊपर एक बोझ था और उस वजन के कारण से वो दबाव में आते थे। मुख्यमंत्री ने चयनित हुए कई युवाओं से बात भी की। सभी ने प्रदेश सरकार की मिशन मेरिट कार्यशैली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आज वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण वितरित किए गए। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी परिसर में आयोजित समारोह में सांसद संजय भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के संघर्ष व आशीर्वाद के कारण ही सभ्य समाज की स्थापना हुई है और देश व प्रदेश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बुजुर्गों के स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना की। सांसद ने कार्यक्रम में अलिम्को की ओर से करीब 203 लाभार्थियों को व्हीलचेयर, कान की मशीन, कम्बोर्ड, चेयर, कमर की बेल्ट, छड़ी, वॉकर, घुटने का ब्रेस, चश्मा इत्यादि वितरित किए। कार्यक्रम में अलिम्को कानपुर के प्रतिनिधि संजय गिरी ने बताया कि अलिम्को तथा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से वर्ष 2022-23 में ब्लॉक स्तर पर आलंकन शिविरों का आयोजन किया गया था, जिसमें 700 व्यक्तियों को चयनित किया गया था। इसी कड़ी में यहां कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 203 व्यक्तियों को करीब 1000 उपकरण वितरित किए गए हैं। राज्यसभा की 56 सीटों पर 27 फरवरी को होने वाले चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी और नाम वापस लेने की तारीख 20 फरवरी है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ओडिशा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात, उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा कई अन्य दिग्गजों ने भी आज अपने नामांकन दाखिल किए। 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी जिले के गांव माजरा भालकी में बनने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने शिलान्यास स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 16 फरवरी का दिन हरियाणा के विकास में मील का पत्थर होगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी डिजिटल तौर पर भी विभिन्न जिलों की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। भाजपा सरकार ने न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का सम्मान बढ़ाया है। मुख्य स्टेज के साथ ही हरियाणा प्रदेश के 9.5 साल की विकास गाथा से संबंधित एक प्रदर्शनी स्थापित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि गांव माजरा भालखी में होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को 18 जिलों की 75 विधानसभाओं में बड़ी एलईडी के माध्यम से देखा जाएगा। सभी जिलों के उपायुक्तों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के अंदर उसकी आधारशिला रखने के लिए यहाँ सुधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ रेवाड़ी के इस ऐतिहासिक गांव माजरी में जहाँ एम्स की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री जी रखने वाले हैं, उनका भव्य स्वागत यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और उसी विकास की गति में और कई परियोजनाएं हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देने वाले हैं। सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत में जो हमारे लगे हुए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में 1,76,00,000 रुपए की लागत से होने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज बल्लभगढ़ में सीवर लाइन और आईएमसी से बनने वाली गलियों के अलावा लॉकिंग टाइल का शुभारंभ किया गया है। मैंने 2014 से पहले का भी बल्लभगढ़ देखा है और आज देख रहा हूँ इन 10 सालों में कितना विकास हुआ है। यहाँ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, लघु सचिवालय, बिजली, सड़कें और पानी सबकी सौगात मिली है। बल्लभगढ़ विधानसभा में है 1,76,00,000 के कामों का शुरुआत की गई है, जिसमें सीवर का काम भी है, आरएमसी रोडों का काम है, इंटरलॉकिंग गलियों का काम है। ये वार्ड नंबर 40 और वार्ड नंबर 39 इन 2 वार्डों का काम है, जिसमें ऊंचा गांव है, आदर्श कॉलोनी के साथ लगती हुई कॉलोनियाँ हैं, 62 सेक्टर जो है उससे लगती हुई कॉलोनियाँ हैं, इन सब का काम है। और पिछले 10 सालों में मूलचंद जी ने जो बल्लभगढ़ का विकास किया है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा विकास करता हुआ ना कोई विधायक। और मोदी और मनोहर जी के नेतृत्व में विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं रहने दी गई। मुझे लगता है कि 99.9 काम बल्लभगढ़ में हो गए हैं। जो छोटे मोटे काम है वो अगले महीने 2 महीने में हो जाएंगे। मुझे लगता है बल्लभगढ़ में जैसा विकास पिछले 10 सालों में मूलचंद जी ने, जो हमारे मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, जो किया है वो बेमिसाल है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में हुए भूतपूर्व विकास कार्यों की चर्चा की और लोगों को विश्वास दिलाया कि क्षेत्र के लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर वे हमेशा सजग रहे हैं और आगे भी रहेंगे। धन्यवाद और आपको करने जा रहा हूँ, तो उस खुशखबरी आपको देने जा रहा हूँ। 13 नंबर गली के केसरपाल जी ने हमें 2 दिए हैं। एक तो दिया है बाटा का और एक सुभाष कॉलोनी 13 नंबर गली के। एक दिया है हमें मंत्री जी ने अपने जाके मेमनवाड़ा में कृष्णपाल गुर्जर और वो उसे करीबन 2.5 मीटर आपके स्कूटर, रिक्शा, पैदल, रैली वाला खम चौड़ा आपके नीचे से 2.5 मीटर से है। उनका टेंडर लगने वाला है, इस पे काम चालू है। आपको जो पैदल जाना, फैक्ट्री जाना है, ओट जाना, 58 जाना, नीचे का निकल जाना 13 नंबर गली। पलवल जिले में किसानों का रुझान फूलों की खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि जिले में 250 एकड़ में फूलों की खेती करने का लक्ष्य बागवानी विभाग द्वारा दिया गया है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक ने बताया कि किसानों को फूल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति एकड़ 6,100 रुपये अनुदान भी दिया जा रहा है। वर्तमान में 100 एकड़ में किसान गेंदा की खेती कर रहे हैं। टोटल फ्लावर्स के ऊपर 250 किले का प्राप्त हुआ, जिसमें से 100 किले गेंदा की खेती के लिए हुआ है। क्योंकि पलवल में गेंदा बहुत लगता है, इसलिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। और इस गेंदे की खेती के ऊपर 1 एकड़ पे 6400 रुपये प्रति किला या प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि दी जा रही है। इस कड़ी में लगभग अब तक 20 किसानों को हमने गेंदा की खेती के ऊपर अनुदान राशि दे दी गई है। एक किसान 5 किले तक अनुदान राशि ले सकता है
अनुदान के लिए वो मेरी फसल ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अपना वहाँ मेरा कार्यकर्ता, मेरा जो अधिकारी है वो उसके खेत का मुआयना करेगा। वहीं जिले के गांव में गेंदे की खेती करने वाले किसानों ने बताया कि 2 से 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, बाजार में अच्छा रेट मिलता है। गेंदा की खेती करने पर काफ़ी मुनाफा हो रहा है। उन्होंने अन्य किसानों से भी फूल व सब्जी की खेती करने का आह्वान किया। मैं गेंदे की खेती करता हूँ, इसके साथ में और फ्लावर, टमाटर, गोभी, गाजर, मूली की भी खेती करता हूँ। इससे मुझे अच्छा लाभ मिलता है। फरीदाबाद ओल्ड में बेचता हूँ, छैसा मोहना की मंडी करता हूँ। किसानों से ये अपील है कि आप भी सब्जी उगाएं और अच्छे अच्छे मुनाफे पाएं। और मैं टमाटर और फूल की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।